नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं रसायन शास्त्र का, ये बिहार बोर्ड का रसायन शास्त्र का कक्षा 9 के पहले अध्याय का ये प्रश्न उत्तर है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। आज इस वीडियो क्लास में हम इस प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे और उत्तर जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये उत्तर इसका इस तरह से ऐसा क्यों है, इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। आप वीडियो को स्किप करके सिर्फ उसके उत्तर को लिख लेते हैं, उसके आंसर को लिख लेते हैं, लेकिन आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे द्वारा जो कुछ भी एक्सप्लेन किया जाता है उसको आप समझें, तो फिर आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इसके विषय वस्तु को समझ जाएंगे और आप कभी भी किसी भी समय आप इस तरह के प्रश्नों का आंसर दे सकने में सक्षम होंगे। क्लास में पहली बार आए होंगे, इस वीडियो क्लास में आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। बहुत सारे लोग वीडियो वॉच करते हैं और लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं क्या जाता है उनको लाइक का बटन दबाने में। लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल को जान सकें। तो सबसे पहला नंबर का सवाल क्या है, देखिए कि वह चीज़ क्या कहलाती है जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब वजन, किसी चीज़ को उठाने में जो आपको ताकत लगता है, जो अवरोध पैदा करता है। ठीक है, इस मार्कर को उठा रहे हैं तो आपको नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी एक सुई को उठाने में भी आपको अवरोध उत्पन्न होता है, उसमें भी कुछ न कुछ भार है, तो वो द्रव्यमान है। और जो स्थान को घेरती है, जो स्थान घेरती है, तो कोई सा जो चीज़ है, कोई सा जो वस्तु है वो स्थान घेरती है, तो वो क्या है, वो पदार्थ कहलाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द्रव्य क्या है। सबसे पहले हम आपको एक चीज़ ये एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं कि द्रव और द्रव्य दोनों में अंतर है। द्रव जब बोलते हैं दोनों संयुक्त वो, द्रव जब आप बोलते हैं तो वो तरल लिक्विड की बात होती है, लेकिन जब द्रव्य बोलते हैं तो वो एक शुद्ध पदार्थ के बारे में बात होती है। तो द्रव्य क्या है, द्रव्य एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसको हम किसी भी भौतिक प्रक्रिया से उसके अवयवों में नहीं बांट सकते हैं। जैसा कि बुक में दिया हुआ है, मैंने भी आपको पढ़ाया है। आप अगर उस अध्याय को नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ से जाके आप अध्याय को पहले पढ़ लें, उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर में आएंगे। तो उसमें बुक में भी दिया हुआ है कि जब आप चीनी एक द्रव्य है, जब आप इसको जल में मिला देते हैं, घुल जाता है, तो फिर उस विलयन से चीनी को निकालना एक ही प्रक्रिया है कि चीनी के उस विलयन को आप हीट देंगे, पानी वाष्पित होकर जल वाष्प में बन के निकल जाएगा और शेष शुद्ध पदार्थ, शुद्ध द्रव्य जो है चीनी उसमें रह जाएगा। उसको आप किसी भी भौतिक प्रक्रिया से यानी छन्ना पत्र के द्वारा आप उसको छान नहीं सकते हैं, या और भी किसी दूसरे विधि से आप उसको छान नहीं सकते हैं। तो द्रव्य क्या है, वो एक शुद्ध पदार्थ है जो किसी भी भौतिक प्रक्रिया से आप उसको दो अवयवों में नहीं बांट सकते हैं। अब क्या है तीसरे नंबर में, देखिए इसको लिखेंगे, थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं। क्या चीनी एक द्रव्य है? अभी मैंने आपको बताया कि चीनी एक शुद्ध द्रव्य है। तो कैसे है ये तो मैंने बता ही दिया। अब देखिए फोर्थ नंबर का जो सवाल है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं का नाम लिखें। तो पदार्थ की जो विभिन्न अवस्था है वो क्या है, 5 अवस्थाएं हैं, उन 5 अवस्थाओं का आप नाम लिख सकते हैं, लेकिन 3 अवस्थाएं अभी हमारे अध्याय में चल रहा है तो हम उन 3 ही अवस्थाओं को लिखेंगे। तो क्या है, ठोस, गैस और द्रव्य, यही आप लिखेंगे। पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाती है। कोई सा जो पदार्थ है, ये मार्कर है या फिर पानी है या गैस है, वो जो स्थान घेरती है उसको क्या कहते हैं, वो आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है, वो आयतन कहलाता है। अब ये 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। जल की 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर भौतिक अवस्था पूछा जा रहा है और आपको पता है कि जब तक आप जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं ले जाएंगे तब तक वो एक द्रव है, यानी वो एक तरल है, वो एक लिक्विड है।
1 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जल जो है वो द्रव ही है, वो ठोस के रूप में नहीं आ सकता है, उसको नहीं कह सकते हैं। तो ये तो 10 डिग्री है, तो ये क्या होगा, ये द्रव की अवस्था में ही होगा। अब देखिए नंबर 7 में क्या है, 6 यहाँ था, 7 को यहाँ लिए हैं कि अंतराणुक स्थान से आप क्या समझते हैं। इससे पहले अध्यायों में मैंने पढ़ाया है, और अगर आप वहाँ नहीं गए हैं तो यहाँ जान लीजिए कि कोई सा जो पदार्थ बना है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या फिर गैस हो, उसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो बहुत ही छोटी है। मान के चलिए कि एक चौक ले लीजिए जिससे आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, उस चौक को आप पानी में घुला दीजिए, पानी में वो जो घुल के ख़त्म हो गया, पानी में वो मिल गया, उजला उजला सा पानी हो गया। उसका जो एक छोटा सा कण है ना, उस कण को भी कम से कम लाखों बार आप जब तोड़ेंगे तो उस छोटे से कण से पदार्थ बना होता है। और उन कणों में अंतराणुक स्थान होता है, यानी उन एक कणों के, उस एक कण के चारों ओर छोटे छोटे कण होते हैं। और ये जो कण होते हैं इसके बीच में देख पा रहे हैं, इसके बीच में दूरी है, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। उतने छोटे होने के बाद भी वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो ये जो स्थान है, ये जो जगह खाली है, अंतराणुक स्थान कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ की इकाई कणों के चारों ओर के जो छोटे छोटे कण होते हैं, उनके बीच जो स्थान होता है उसी को अंतराणुक स्थान कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए अंतराणुक आकर्षण बल क्या है। ये जो मैंने आपको बताया कि ये एक छोटा सा टुकड़ा है, इसके चारों ओर इसके छोटे छोटे कण हैं, और इन कणों के आपस में क्या है, आपस में सबका आकर्षण है, यानी सबका खिंचाव है। तो ये जो खिंचाव है ठोस में बहुत अधिक होता है, तो ठोस के जो कण होते हैं उसमें अंतराणुक आकर्षण बल अधिक होता है। द्रव जो होते हैं उनके कणों में अंतराणुक बल जो है वो थोड़ा सा कम होता है, और गैस में अंतराणुक आकर्षण बल नगण्य होता है, होता ही नहीं है, जिस वजह से वो स्वतंत्र रूप में विचरण करते हैं। तो ये वाला का आंसर ये हो गया। अब देखिए ठोस पदार्थ में बहाव क्यों होता है, सॉरी यहाँ पे एक नहीं छूट गया है, चलिए ठीक है। तो क्या है, ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता है। देखिए द्रव में बहाव क्यों होता है, बहाव मतलब उसका बहना, वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें अंतराणुक स्थान जो है वो होता है। ठोस में अंतराणुक स्थान नहीं होता है, न्यून होता है, नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। तो अंतराणुक स्थान ठोस में नहीं है, ठोस के जो कण हैं उसमें अंतराणुक स्थान नहीं है। ठोस के कण में जो अंतराणुक आकर्षण बल है, एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है वो बहुत ज़्यादा होता है, और द्रव्य में जो है अंतराणुक आकर्षण बल जो है वो थोड़ा कम होता है। तो कम होने की वजह से और अंतराणुक स्थान होने की वजह से वो एक दूसरे के ऊपर से फिसल जाते हैं, और ठोस के जो द्रव्य होते हैं उनमें अंतराणुक स्थान नहीं है, और आकर्षण जो है उनमें जो खिंचाव है एक दूसरे के प्रति वो बहुत ही प्रबल होता है। तो उनके जो कण होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर से फिसल ही नहीं पाते हैं, तो उनमें बहाव नहीं होता है। अब इसके आंसर को हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर स्लाइड में आएंगे तो फिर आप उसको लिख लेंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं मैंने इसका आंसर लिख दिया कि वह चीज़ क्या कहलाती है जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, वो क्या है, वो पदार्थ है। द्रव्य क्या है, द्रव्य एक वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें किसी भी भौतिक विधि से पृथक नहीं किया जा सकता है, जिसे किसी भी भौतिक विधि से पृथक नहीं किया जा सकता है। नंबर 3 में क्या है, क्या चीनी एक द्रव्य है, आंसर है इसका हाँ। कैसे है ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए 4th नंबर में क्या है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं का नाम लिखें। मैंने आपको बताया कि बस अभी 3 ही अवस्थाओं को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ठोस, गैस और द्रव्य, इन्हीं 3 अवस्थाओं को पढ़ रहे हैं। नंबर 5 क्या है, पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाती है, आयतन कहलाता है। 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, वो द्रव्य में ही रहेगा। अंतराणुक स्थान से आप क्या समझते हैं, पदार्थ के इकाई कणों के बीच
खाली जगहों को अंतरानुक स्थान कहते हैं। नंबर 8 में क्या है, देखिए अंतरानुक आकर्षण बल क्या है, पदार्थ के इकाई कणों के बीच के आपस के आकर्षण को अंतरानुक आकर्षण बल कहते हैं। आप लिख लेंगे। ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता है, क्योंकि ठोस के कणों में उच्च आकर्षण होते हैं, इस वजह से उसमें बहाव नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। मुझे उम्मीद है कि आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वीडियो को पॉज करें और एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम लेते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड को। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, देखिए 10 नंबर का सवाल है। 9 नंबर का सवाल मैंने इससे पहले वाला स्लाइड में लिया था। तो ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब भी हम किसी भी ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का प्रभाव डालते हैं तो ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं, उनके जो चारों ओर छोटे छोटे कण होते हैं, उन कणों में कंपन उत्पन्न हो जाती है और जितना अधिक हम उनको ऊर्जा देते हैं वो उतना अधिक कंपित होने लगते हैं और फिर वो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। दूसरा नंबर सवाल 11 नंबर का क्या है, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी दूषित वस्तु की दुर्गंध उसके चारों ओर फैल जाती है। तो गैस का जो विसरण का गुण है, गैस में जो विसरण का गुण है, एक दूसरे के साथ मिलने वाला जो गुण है, हवा के साथ उसका बह निकलने का जो गुण है, वो ही गुण इस कार्य को करता है, जिस वजह से कोई सा भी दुर्गंध जो है या कोई सा भी जो खुशबू है, यानी खुशबू हो या फिर दुर्गंध हो, उसके जो कण हैं वो हवा के साथ चल बल पड़ते हैं। इस वजह से वो हमको दुर्गंध दूर से ही महसूस हो जाता है। इसमें जैसे खाने की बात में भी खाने की जो खुशबू है, या अगरबत्ती जलाते हैं उसका खुशबू है, या फिर आप परफ्यूम लगाते हैं उसका खुशबू है, तो उसके जो सबसे छोटे कण हैं, इकाई कण, जिनसे उन पदार्थों का निर्माण हुआ है, उसके जो कण हैं उनमें अंतरानुक आकर्षण बल न्यून होता है। गैस के जो कण होते हैं उनमें अंतरानुक आकर्षण बल न्यून होता है, इसलिए वो हवा के कणों के साथ निकल लेते हैं। तो हवा जिस ओर से बह रही होती है वो उधर चले जाते हैं। जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने से वह चारों ओर फैल जाती है। क्यों? क्योंकि जल के जो इकाई कण हैं उनके कणों के बीच अंतरानुक आकर्षण बल बहुत कम होता है मगर बहुत कम होता है, और अंतरानुक स्थान भी होता है, जिस वजह से वो एक दूसरे के ऊपर से फिसल जाते हैं। तो जब हम जल को किसी भी जगह पे गिरा देते हैं या किसी भी आकार के बर्तन में हम उसको रख देते हैं तो वो उसी के आकार का हो जाता है। अब देखिए 13 नंबर में क्या है, 10 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस पर किस ताप पर जल का वाष्पन अधिक होगा। तो जल का वाष्पन होने के लिए आप जितना अधिक हीट देंगे उतना ज़्यादा वाष्पन तेजी से होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस है इसमें और 10 डिग्री है, तो 25 डिग्री सेल्सियस अधिक ताप हुआ, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे वाष्पन अधिक हो जाएगा। अब किसी द्रव के क्वथनांक पर वायु के दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। किसी भी द्रव का जो क्वथनांक है यानी बॉइलिंग पॉइंट है, उस पर जो वायु का दाब है उसका प्रभाव ये पड़ता है कि अगर वायु का दाब घटता है, ज्यों-ज्यों आप ऊपर जाते हैं तो वायु का दाब घटता है, तो वायु का दाब घटता है तो आपका क्वथनांक भी घट जाता है, और जब वायु का दाब बढ़ जाएगा तो आपका क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। तो क्या अंतर हुआ। तो अब इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको स्लाइड दिखाएं। अब देखिए इसका आंसर क्या है, ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। ठोस पदार्थ के इकाई कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिस प्रक्रिया में दूषित वस्तु की दुर्गंध उसके चारों ओर फैल जाती है। क्या है वो? विसरण का गुण है। जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पे गिरा देने से वह चारों ओर फैल जाती है, क्योंकि जल के इकाई कणों के बीच अंतरानुक आकर्षण बल बहुत कम होता है। 10 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस पे जल का वाष्पन किस में अधिक होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे होगा। किसी द्रव के क्वथनांक पर वायु के दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाएगा, दाब घटने से क्वथनांक घट जाएगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं इसके बाद का स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, देखिए सामान्य दाब पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है, बताइए पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या होगी।
तो अगर कमरे के ताप पे उसका क्वथनांक है तो वो पदार्थ जो है वो द्रव की अवस्था में ही रहेगा। जैसे आप ईथर को ले लें, अल्कोहल को ले लें, पेट्रोल को ले लें, ये सब भी क्या है, द्रव की अवस्था में ही होते हैं। किसी ठोस के द्रवनांक की परिभाषा क्या होती है? जब भी किसी ठोस को जो उसको द्रव्य में परिवर्तित होने का जो टेम्परेचर होगा, ताप होगा, वही उसका द्रवनांक कहलाएगा। क्या होता है जब जल को 0 डिग्री पर ठंडा किया जाता है, जैसे ही आप जल को 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करेंगे तो जल ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। गैस को ठंडा करने पर क्या होता है? गैस को जैसे ही आप संघनित करके और उसको ठंडा करेंगे तो वो द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद 19 नंबर यहाँ देखिए, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड को जैसे आप गर्म करेंगे तो वो ठोस से द्रव में परिवर्तित ना होके वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा, और गैस को जब ठंडा करेंगे तो सीधे वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। और 20 नंबर का सवाल क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा अवस्था। तो इसको लिख लेते हैं। क्या है देखिए, सामान्य दाब पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है, बताइए पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या होगी? वो द्रव में होगा। किसी ठोस के द्रवनांक की परिभाषा क्या होगी? किसी ठोस के पिघलने की अवस्था को उस ठोस का द्रवनांक कहते हैं। क्या होता है जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा किया जाता है तो ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। गैस को ठंडा करने पर क्या होता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? सीधा वाष्प में बदल जाता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। थोड़ा सा अगर कट रहा होगा तो आप सुन लें, प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। तो लेते हैं इसके बाद वाले स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखिए, क्या कारण है कि गैस को संपीड़ित किया जा सकता है जबकि द्रव को नहीं? तो अभी तक में आप ये समझ चुके होंगे कि गैस को क्यों संपीड़ित किया जा सकता है और द्रव को क्यों संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप जान लीजिए कि गैस में अंतराणु का स्थान बहुत अधिक होते हैं। गैस के जो कण होते हैं उसमें अंतराणु का आकर्षण बल जो है वो न्यून होता है। हर कोई स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे होते हैं और उनके जो छोटे छोटे कण होते हैं उनके अंदर भी अंतराणु का स्थान बहुत अधिक होता है, जबकि जल में अंतराणु का स्थान जो है वो बहुत कम होता है। द्रव में अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है। इस वजह से आप गैस को संपीड़ित कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं, मगर आप द्रव को नहीं दबा सकते हैं। उस गैस का नाम बताइए जिसको अस्पताल में द्रव के रूप में आपूर्ति की जाती है। क्या है वो? ऑक्सीजन। ये तो हर कोई जानते होंगे कि जब भी कोई बीमार पड़ता है तो सुनते हैं उसको ऑक्सीजन लगाना पड़ा। तो वो क्या है? हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन, लेकिन हॉस्पिटल में, अस्पतालों में वो क्या होता है? द्रव के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। किसी पदार्थ का ताप 35 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन स्केल में इसका ताप क्या होगा? आप इसमें क्या करेंगे? 273.15 प्लस 35 कर देंगे, जितना आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। सामान्य दाब पर एक जल का क्वथनांक 102 डिग्री है, क्या यह जल शुद्ध है? अगर सामान्य दाब पे शुद्ध जल होगा तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना शुरू कर देगा, लेकिन ये 102 पे उबल रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है, तो ये एक शुद्ध जल नहीं है। तो अब इसको लिख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या कारण है कि गैस को संपीड़ित किया जा सकता है? क्योंकि गैस के इकाई कणों के बीच अंतराणु का स्थान होते हैं जबकि द्रव में नहीं होते हैं। उस गैस का नाम बताइए जिसकी आपूर्ति अस्पतालों में द्रव के रूप में की जाती है। वो क्या है? ऑक्सीजन है। किसी द्रव का ताप 35 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन स्केल में इसका ताप क्या होगा? 35 और जोड़ क्या कर देंगे आप? 273.15, तो कितना हो जाएगा? 308.15 केल्विन हो गया। सामान्य दाब पर एक जल का क्वथनांक 102 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है कि वो जल शुद्ध नहीं है। तो लेते हैं 1-2 और क्वेश्चंस हैं, उसको भी ले ही लेते हैं। लास्ट क्या है देखिए, उबलते हुए जल की तुलना में उसका भाप अधिक जलन पैदा करता है, क्यों?
इस सवाल को बिना समझे सिर्फ ऐसे लिख देने से आप नहीं समझ पाएंगे। क्या होता है कि मान के चलिए ये एक पॉट है और इसमें जल है और आप नीचे से हीट दे रहे हैं, तो ये जो हीट उस बर्तन में लग रहा है, तो उस बर्तन में जो सटे हुए जल के कण हैं, उन कणों के द्वारा उस ऊर्जा को अवशोषित किया जा रहा है, और वो जैसे उस ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तो वो तेज गति से गतिमान करते हुए ऊपर की सतह पर आते हैं, और ऊपर की सतह पे आते ही वो चूंकि उस ऊर्जा को अपने में अवशोषित कर लिए हैं, उस हीट को वो अपने में अवशोषित कर लिए हैं, इसलिए वो उनके जो अंतराणु का स्थान होते हैं वो बहुत अधिक हो जाते हैं और उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिस वजह से वो हवा में निकल जाते हैं। तो उनमें वो ऊर्जा समाहित होती है, जो हीट उनको दिया जा रहा है उसका जो गर्मी है वो अपने कणों में वो समाहित किए हुए होता है, इसलिए उसमें जलन अधिक होती है। 26 नंबर क्या है? क्या अमोनिया की गैसीय अवस्था को वाष्प कहा जा सकता है? तो नहीं, उसको इसकी गैसीय अवस्था को आप वाष्प नहीं कह सकते हैं। एक ऐसे पदार्थ का नाम बताएं जो जिसे गर्म करने या ठंडा करने पर वो क्या होता है, उसमें उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो वो अमोनियम क्लोराइड है, कपूर है, इसको आप गर्म करते हैं तो वो गैस में बन जाता है और फिर उसको ठंडा करते हैं तो वो ठोस पदार्थ में बदल जाता है। अल्कोहल और ईथर में किसका वाष्पन तीव्रता से होगा? तो ईथर का जो है वाष्पन वो तीव्रता से होगा। तो इसका आंसर लिख लेते हैं। तो क्या होगा आंसर? देखिए, गर्म करने से जल के कण ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, जिस कारण अधिक जलन होता है। क्या अमोनिया की गैसीय अवस्था को वाष्प कह सकते हैं? तो नहीं हो गया। एक ऐसे पदार्थ का नाम बताएं जिसको गर्म ठंडा करने पर उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड हो गया। अल्कोहल और ईथर में किसका वाष्पन तीव्रता से होगा? तो ईथर का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो क्लास को वॉच करते हुए यहाँ तक आ गए होंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं हम इसके बाद वाले क्लास में।